नमस्कार साथियों RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है कि हमारे RWS क्लासेस यानी इसी चैनल पर आपके पशु परिचर भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें आपके GGD जो गौरव सिंह घाणेराव सर है उनकी पुस्तक है 20 मॉडल पेपर, इसको कंप्लीट आपको करवाया जा रहा है। तो कंप्लीट याद हम कर रहे हैं। अब तक हमने जो है मॉक टेस्ट पेपर यानी 11 मॉडल पेपर जो है प्रश्नों को याद कर लिया है, 11 मॉडल पेपरों को, और उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से जिन्होंने क्लासेस देखी है उन सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से हम याद करते हैं प्रश्नों को समझते हैं और एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलते हैं। ट्रिकों की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ट्रिक लगाई जाती है, उस हिसाब से एक्स्ट्रा व्याख्या की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक्स्ट्रा व्याख्या की जाती है। तो उस हिसाब से हम जो है मॉडल पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं और याद कर रहे हैं अच्छे से समझते हुए। तो साथियों आज का हमारा रहेगा मॉडल पेपर 12वां मॉडल पेपर हम करने वाले हैं साथियों। तो आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद, और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें। साथियों आपके इसी तरह से जो सपोर्ट किया जाता है इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हमारी फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली अब हमारी हो चुकी है 160 के करीब, है ना। और बाकी हम जो है धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। अगर आप चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर ग्रो करेंगे। एक दिन हमारी फैमिली भी बड़ी होगी और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो, प्रश्न को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है हमसे कांटेक्ट करें और आप हमसे बात कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको वहीं से उपलब्ध हो जाएगी, पीडीएफ भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ जिसको व्यक्ति को चाहिए, साथी को, उन्हें पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चलिए तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी आपके करंट अफेयर्स आप सभी को ज्ञात है कि शॉर्ट्स के माध्यम से आपको करवाई जाती है। डेली आपको मॉर्निंग में एक शॉर्ट्स मिलता है जिसमें आपके जो है करंट के प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से डेली जो न्यूज़ के माध्यम से जो बनती है। करंट यह है भाई, डेली की जो समसामयिक घटनाएं हैं वही तो करंट है, करंट अफेयर्स है, प्रश्न वहीं से तो बनते हैं। तो उन्हीं को आपको जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दिया जाता है। तो आप डेली के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को एक रजिस्टर बनाएं और उसमें आप डेली के लिख सकते हैं। तो ज़रूर लिखें और देखें उनको, ताकि आपको जब आपके पास रजिस्टर में लिखा हुआ होगा तो आपको आपके कोई भी राजस्थान की वैकेंसी होती है उसमें आपको जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। करंट का प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न उठने वाला है, ठीक है। तो करंट आपकी वहाँ से क्लियर होती है। मॉडल पेपर आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा के हो ही रहे हैं, और जो है थ्योरी की क्लासें भी आपको दी हुई है। आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करें। RWS जो फैक्ट की मुहिम है आपके, वो क्लासें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे आपको फालतू की चीज़ों को छोड़कर और एक सटीक रणनीति के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट आपको एक टॉपिक को स्वीट एंड शॉर्ट में आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ज़रूर देखें और प्लेलिस्ट पर विजिट करें, देखें सारी वीडियोज, ठीक है। चलिए तो साथियों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। चिंता मत करिए, टाइम तो थोड़ा लगेगा भाई, संपूर्ण मॉक टेस्ट पेपर है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका जो है प्रश्न क्लास में ही याद होने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको याद हो क्लास में ही। और जो होते हैं आप जो साथी दे रहे हैं उन्हें पता है ये चीज़, क्योंकि हम हर एक तरीका अपनाते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में, है ना। जहाँ ट्रिकों की आवश्यकता होती है वहाँ ट्रिक लगाते हैं, जहाँ एक्स्ट्रा व्याख्या की ज़रूरत होती है थ्योरी की वहाँ वो भी उपलब्ध करवाते हैं। चलिए तो बढ़े आगे प्रश्नों की ओर। आ जाइए, लाइक कर दिया आपने, धन्यवाद साथियों। आ जाइए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। तो अचलगढ़ के किले की मरम्मत आपके
महाराणा कुंभा ने करवाई थी। किसने करवाई? महाराणा कुंभा ने करवाई। साथियों, अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण आप सभी ने देखा कि महाराणा कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई, या फिर हम कहें जीर्णोद्धार करवाया। तो ये जीर्णोद्धार कब करवाया था? तो ये करवाया था आपके 1452 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, निर्माण किसने करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का? तो मेरे साथी, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था आपके हो जाएंगे परमार शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, परमार शासक। तो परमार शासकों ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवा दिया आपके 1452 में महाराणा कुंभा ने। अच्छा, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में और बातें करें हम तो यहाँ पर आपको अचलेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा। अचलेश्वर महादेव, अचलेश्वर महादेव मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आपको मिलेगा यहाँ पर सावन भादवा महल है, यहाँ पर स्थित है। सावन भादवा महल, सावन भादवा महल आपका यहाँ पर स्थित है। और बात करें तो यहाँ पर आपका एक मंदाकिनी कुंड स्थित है। मंदाकिनी कुंड यहाँ पर आपका स्थित है। तो मंदाकिनी कुंड हो गया आपका, अचलेश्वर महादेव, सावन भादवा महल। इन चीज़ों को आपको इससे रिलेट करके याद रखना है, क्योंकि प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी बनता है कि मंदाकिनी कुंड जो है कहाँ पर स्थित है, या फिर पूछ लिया जाता है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, सावन भादवा महल कहाँ है ना। तो इनको थोड़ा आप याद जरूर रखिएगा। और 1452 सन भी आपको याद रखनी है कि जीर्णोद्धार जो है मरम्मत करवाई थी, यानी जीर्णोद्धार करवाया, तो वो कब करवाया था? तो वो 1452 में करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ है? तो राजस्थान का जो ऐतिहासिक जौहर हुआ आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ किले में होता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह किस वंश के थे? अच्छा, चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह आप सभी को ज्ञात है गोहिल वंश के थे। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह गोहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक हुए थे। चलिए नेक्स्ट है आपका, कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो कानड़ देव आपके जालौर का शासक था। सॉरी, जालौर के चौहान वंश के प्रतापी शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष था 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं कानड़ देव के बारे में और इनके शासन के बारे में, अलाउद्दीन और इनके युद्ध के बारे में, जौहर हुआ यहाँ पर उसके बारे में, है ना। तो बढ़े आगे, चलिए राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य आपके 1817-18 में जो है आधिपत्य स्थापित हुआ था। ठीक है, 1817-18 ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ। कैसे याद रखना है? ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य राजस्थान में स्थापित हुआ 1817-18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 कि राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? तो राजा बहादुर सिंह शेखावत खंडेला के राजा थे। 1720 ईस्वी में बहादुर सिंह खंडेला की राजगद्दी पर आसीन हुए, यानी बैठते हैं। इन्होंने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया था। चलिए ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो अच्छा, सोमदेव जो है आपके ललित विग्रहराज के रचयिता हैं, तो ये तो आपको याद रखना ही है। और विग्रहराज चतुर्थ यानी विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो जी, है ना।
तो ललित विग्रहराज के जो रचयिता है सोमदेव, वो कहाँ किसके शासक के दरबार में थे? तो वे थे आपके विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसलदेव रासो के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका कीर्तिपाल कीतु चौहान जालौर से थे, समय सिंह जालौर से थे, उदय सिंह जालौर से थे। ठीक है, तो वत्सराज जो है ये गलत हो जाएगा आपका। वत्सराज आपके गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ था। उसने बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, बात करें हम कीर्तिपाल, तो कीर्तिपाल से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जालौर के चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे कीर्तिपाल। कौन थे? संस्थापक हो जाएंगे साहब। जालौर की जो चौहान वंश के नाडौल शाखा के, किस शाखा के? नाडौल शाखा का, नाडौल शाखा का संस्थापक हो जाएगा। और ये जो स्थापना हुई थी चौहान जालौर के चौहान वंशों की, तो ये हुई थी आपके सन 1181 ईस्वी में। कब हुई? सन 1181 में। अच्छा, जालौर का प्राचीन नाम आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा जालौर का प्राचीन नाम क्या था, है ना। तो जालौर का प्राचीन नाम आपके हो जाएगा जवालीपुर, जवालीपुर, या फिर आपको देखने को मिलेगा जालूहर, जालूहर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों ही शब्दों को आपको याद रखना है ना। दोनों को ही आपको जो है याद रखना होगा मेरे साथिया। ठीक है, और बात करें हम कि जालौर दुर्ग जो है, जालौर का जो दुर्ग है उसे क्या कहते हैं? तो उसके उपनाम अपन कह सकते हैं दुर्ग, जालौर दुर्ग, जालौर दुर्ग के उपनाम हो जाएंगे आपके सोनगढ़। जालौर दुर्ग को सोनगढ़ कहते हैं, या फिर कहे स्वर्णगिरी भी कहते हैं, या फिर स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कहते हैं। और इसी कारण, इसी स्वर्णगिरी की वजह से जालौर के चौहानों को क्या कहा जाता है? सोनगरा चौहान। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल साहब, सोनगरा चौहान जालौर के चौहानों को कहा जाता है ना। चलिए, तो काफ़ी इतनी व्याख्या, और जो बननी थी प्रश्न से वो मैंने आपको सारे प्रश्न इससे रिलेटेड क्लियर करवाने की कोशिश की है साथियों। तो बड़े आगे इसी प्रकार से अपन धीरे धीरे व्याख्या करते हुए जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ज़रूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो प्रश्न नंबर 9 है आपका, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा घोड़ा आपके बूंदी के उम्मेद सिंह का था। किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह का था। मलीर प्रेंट का संबंध है, तो मलीर प्रेंट का संबंध आप सभी जानते हैं बाड़मेर और बालोतरा से है। किससे है? बाड़मेर, बालोतरा, मलीर। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आ जाइए कि छातों या फिर छाता अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, यानी छातों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, अम्ब्रेला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अपना फालना, छातों फालना। छातों के लिए पाली जिले में स्थित है फालना। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत खराब है तो छींके वगैरह आ रही है। तो फालना कहाँ है आपका? फालना आपका पाली ज़िले में पड़ता है। और पाली ज़िले में का फालना कहाँ क्या मिलता है? यहाँ पर आपको छाते मिलते हैं। अम्ब्रेला यहाँ के फेमस है। ठीक है, तो अम्ब्रेला कहाँ का लेना है? फलाना का लेना है। कौन से फलाना जगह का? फलाना जगह कहाँ है? पाली में। कहते हैं ना, कहाँ जा रहा है? फलाना ठिकाना, फलाना जा रहा हूँ, ठिकाना जगह जा रहा हूँ, फलाना जगह जा रहा हूँ। तो छाता लेने कहाँ जाना है? फलाना जगह जाना है। और फलाना जगह कहाँ है? याद रखना, आज से पाली में है। पता चल गया हमको कि फलाना कहाँ है ना।
फलाना फालना एक ही बात हो गई, है ना। तो फलाना जगह कहाँ है? पाली में, जहाँ से क्या लाते हैं? छाते अम्ब्रेला लाते हैं साहब। चलिए, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा गया है? तो मारवाड़ की पन्नाधाय गौरा को कहते हैं, गौराधाय को कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय। बात करें गौराधाय के बारे में, साथियों गौराधाय ने जो है मारवाड़ की पन्नाधाय इनको कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है, अजीत सिंह हुए थे मारवाड़ के शासक, 1679 1724 तक जिनका शासन रहता है अजीत सिंह का। जसवंत सिंह का पुत्र था ये। तो औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य आप सभी को मालूम है संघर्ष होता है, और उसके बाद में जो है जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो फिर आपके औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब जोधपुर राज्य को जो है खालसा घोषित करके, और अजीत सिंह उस वक्त जो है छोटा बच्चा होता है, तो इसको जो है पकड़ लेता है या फिर नज़रबंद कर लेता है ना। तो उस वक्त औरंगजेब से जो है छुड़वाया था गौराधाय ने। गौराधाय के साथ थे अपने दुर्गादास राठौर जी, मुकुंदास खींची जी, ये तीनों थे। और इन्होंने जो है अजीत सिंह की जान बचाई थी एक प्रकार से, ठीक है। उसको उसका पालन पोषण जो है हमारी गौराधाय ने किया था, और इस वजह से तब से इन्हें जो है मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है, ठीक है। अजीत सिंह से एक प्रश्न बनता है कान का कच्चा, याद रखिएगा, अजीत सिंह कान का कच्चा था, ठीक है। चले, नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो पन्ना मीना की बावड़ी आपके आमेर में स्थित है। जयपुर जिले के आमेर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। चले, बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? तो ये रहता है आपका बांसवाड़ा। बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में बांसवाड़ा प्रसिद्ध रहा। बांसवाड़ा अर्थूणा बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। वर्तमान में अर्थूणा बांसवाड़ा जिले में आता है। अर्थूणा के मंदिर से आपसे प्रश्न बना है, कई बार प्रश्न बना है, तो याद रखिएगा अर्थूणा के मंदिर का बांसवाड़ा, क्योंकि भाई अर्थूणा बांसवाड़ा में, ठीक है, बागड़ प्रदेश। चलिए, 15वां प्रश्न है, राज्य में चेती यानी दमशक गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान है। गुलाब की खेती के लिए आपका खमनौर हो जाएगा। खमनौर, राजसमंद एवं नाथद्वारा में चेती दमशक यानी कि गुलाब की खेती की जाती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका महाभारत कालीन पांडुपुल स्थित है। तो पांडुपुल महाभारत कालीन आप सभी को मालूम है अलवर मत्स्य प्रदेश, है ना। चलिए, आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल है। तो आदिवासियों का मुक्तिधाम आपके बैणेश्वर धाम हो जाएगा। बैणेश्वर धाम आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। इनके बीच में जो संगम बनता है आपके, कौन सी नदी है यार? तो बैणेश्वर है आपके, ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर में, ठीक है। डूंगरपुर में है, बिल्कुल पक्का। डूंगरपुर में, डूंगरपुर में आपके सोम प्लस आपके माही नदी, माही के संगम पर जो है स्थित है। अच्छा, बैणेश्वर धाम क्या है? बैणेश्वर महादेव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर है, ठीक है। तो आदिवासियों का मुक्ति धाम कहाँ है? बैणेश्वर में। चलिए, बड़े आगे आ जाइए। 18वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में पाली जिले में स्थित रणकपुर किसके लिए विख्यात है? आप सभी जानते हैं रणकपुर के जैन मंदिर के लिए जो है विख्यात है। पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। इन मंदिरों का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 यानी 1468 ईस्वी में मंत्री जैन श्रावण धर्णसा नामक एक जैन व्यापारी द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्थान के जलमहल सर्वश्रेष्ठ है? तो राजस्थान के डीग के जो जलमहल है, डीग यानी भरतपुर, डीग कहाँ है? भरतपुर में। अब नया जिला बन चुका है वैसे, है ना, भरतपुर संभाग। तो डीग के जो जलमहल है वो सर्वश्रेष्ठ माने गए। यहाँ के जलमहलों का निर्माण जाट शासक यानी सूरजमल जाट और बदन सिंह द्वारा करवाया गया है।
डीग को जलमहलों की नगरी कहते हैं। तो जलमहलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग को कहते हैं। चंद्रभागा प्रसिद्ध पशु मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा आपके झालारा पाटन में लगता है। चंद्र कहाँ भागा? झालारा पाटन में। हाड़ौती का चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा झालारा पाटन यानी झालावाड़ में आयोजित होता है। चले, राजस्थान में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो 12 ज्योतिर्लिंग आपके सिवाड़ में स्थित है। सिवाड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान की लोक देवी नहीं है। अच्छा, राजस्थान की लोक देवी आपके छींक माता है, आवरी माता है, करणी माता है। हिडिंबनाथ माता जो है राजस्थान की लोक देवी नहीं है। आवरी माता का प्रसिद्ध स्थान आपके निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, निकुंभ में, और छींक माता का प्रसिद्ध स्थान आपके जयपुर में है, और करणी माता का प्रसिद्ध स्थान आपका बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? आप सभी जानते हैं राणा रतन सिंह जो है साथियों, ये जो प्रश्न है ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न का मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर बताइएगा, बाकी गूगल तो है ही, गूगल करके सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो गूगल करिएगा और फिर कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्योंकि साथियों, जो हमारे राणा सांगा है इनका जो शासनकाल रहता है आपके 1509 से और 1520 तक इनका जो है शासनकाल रहता है। अच्छा, इनके बाद में जो शासन आता है आपके राणा विक्रमादित्य का आता है। राणा विक्रमादित्य का आता है, कुछ साथी बोल रहे होंगे बिल्कुल कि राणा विक्रमादित्य आते हैं, है ना, क्योंकि सांगा के बाद में हमने राणा विक्रमादित्य को ही पढ़ाया ज़्यादातर। बीच में अब रतन सिंह कब आया था इसके बारे में मालूम नहीं है मुझे, तो आपको पता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। राणा विक्रमादित्य का आपका शासनकाल रहता है 1531 से 36 तक, है ना। और बाकी आपके राणा उदय सिंह की बात करें तो इनका रहता है आपके 1537 में आते हैं। 1537 से रहता है इनका 1572 तक, 72 तक इनका जो है शासनकाल रहता है। तो अब बीच में या तो मैं कहता हूँ कि राणा विक्रमादित्य है इनके बाद में, या फिर जो 1520 और 1531 इनके बीच में राणा रतन सिंह हो सकता है होंगे, लेकिन मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। साथियों, कुछ साथियों के अगर दिमाग में गलती से आ रहा हो कि रतन सिंह, तो रावल रतन सिंह है वो, पद्मिनी वाला रावल है ना। तो रावल रतन सिंह अलग है और राणा रतन सिंह अलग है ना। तो इनसे कन्फ्यूज, दोनों को एक मत कर देना। रावल रतन सिंह का तो आपके शासनकाल 1303 में ही समाप्त हो जाता है ना। तो इसको थोड़ा देख लेना प्रश्न को, और मैं भी देख के आपको ट्राई करूँगा बताने का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप सर्च कीजिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है और किस थ्योरी के बेस पर है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाइए। आ जाइए, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? अच्छा, खानवा के युद्ध में आपके महाराणा संग्राम सिंह की सेना में शामिल हाकिम खां सुर नहीं था। मोहम्मद लोदी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौड़ का मालदेव था, बिल्कुल सही है। तो हाकिम खां सुर जो है ये जो है महाराणा संग्राम सिंह की सेना में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आपका कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके वदनौर में। कहाँ है? वदनौर में। तो महाराणा कुंभा ने बदनौर यानी कि ब्यावर में कुशाला माता का मंदिर बनवाया, जिसे वैराट माता का मंदिर या फिर जाट वैराट भी कहा जाता है। वैराट माता, जाट वैराट, वैराट माता, जाट वैराट, वदनौर ब्यावर। ठीक है, और महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया साहब। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26, राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद बजाया जाता है?
तो राजस्थान में कांवड़ जाति के लोग जो हैं आपके तंदूरा बजाते हैं। तंदूरा ये वाद्य यंत्र लकड़ी से बना होता है जिस पर 4 तार लगे होते हैं। 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चौतारा भी इसको कहा जाता है, चौतारा। ठीक है, तो चौतारा 4 तार वाद्य यंत्र लकड़ी से बना तंदूरा बजाते हैं कांवड़ जाति के लोग। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दिवेर का युद्ध आप सभी जानते हैं 1582 में हुआ था साहब। चलिए, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवटिया लोकगीत आपके भील स्त्री करती हैं, स्त्रियों से संबंधित है। मेवाड़ यानी पर्वतीय प्रदेश का सुवटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत होता है। चलिए, 29 प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र वाला किस शहर से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपके कोटा शहर से हो जाएंगे नगेंद्र वाला। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो ये आपके शेखावटी ख्याल से संबंधित है। नानूराम द्वारा रचित गायन वादन व नर्तन का संप्रेषित मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। बात करते हैं 31 प्रश्न की कि राणा कुंभा की हत्या किसने की थी, जिसे आप कह सकते हैं जो मेवाड़ के जो पितृहंता शासक कहलाए, है ना। तो राणा कुंभा की हत्या हुई थी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में, और उदा जो पुत्र था इनका, इन्होंने इसकी हत्या की थी, और पितृहंता शासक कहलाए मेवाड़ के। ठीक है, चलिए रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? तो रात्रि भर जागरण जो है आजको कहलाता है। आजको, आज को रात्रि भर जागरण है, आज तो रात्रि भर जागना है, आज तो रात्रि भर जागना है। तो रात्रि भर जागरण आज तो, आज को है रात्रि भर जागरण। क्या है? रात्रि भर जागरण किस दिन है? आज को है। आज को मतलब आज को, आज अभी को, आज को, है ना। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आप सभी को मालूम है, काली चूड़ियाँ है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया था साहब। चलिए, अनाज रखने के जो बड़े मृदभांड हैं जिन्हें गोरे व कोठे कहते हैं, कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो गोरे और कोठे आपके आर्य प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए साहब। चलिए, आर्य सभ्यता के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जब जो आर्य का प्रश्न आया है टेस्ट में, तो मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताई है। ठीक है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो आहड़ में आपके जो है बाजरा और जौ, इन दोनों का उत्पादन नहीं होता था, जबकि गेहूं और चावल का कह सकते हैं होता था। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग किया करते थे साहब। 36वां प्रश्न आपका, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया? तो 11 कमरों वाला विशाल भवन आपके पाया गया बालाथल में। तो साथियों, बालाथल में आपके ये पाए गए थे। ठीक है, तो बात करें और चारों सभ्यताओं को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो बालाथल सभ्यता के बारे में बात करें तो यह सभ्यता स्थल आपके कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में, यानी उदयपुर में ही है, लेकिन उदयपुर से आपके जो मेन डिस्ट्रिक्ट है जिला, वहाँ से आपके 32 किलोमीटर यानी 32 किलोमीटर दूर आपका स्थान पड़ता है। कौन सा? बल्लभ नगर। बल्लभ नगर, बल्लभ नगर में आपकी बालाथल है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, है ना। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी, और ये जो है आपके बनास नदी पर स्थित है ना। बात करते हैं अब कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा आप सभी को मालूम है, कालीबंगा के बारे में कि काले रंग की जो चूड़ियाँ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, जो हमने अभी पिछला प्रश्न देखा था।
पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी और पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक है, सिंधी और पंजाबी भाषा का शब्द है कालीबंगा, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, और बात करें कि कालीबंगा आपके खोज किसने की थी, तो खोज की थी कालीबंगा की खोज की थी आपके अमलानंद घोष जी ने। अमलानंद घोष जी ने खोज कब की, तो ये खोज की थी आपके 1952 में, 1952 में खोज की। ठीक है, नदी अगर पूछी जाए तो नदी हो जाएगी आपकी यहाँ पर घग्गर नदी। ठीक है, और बात करें कि कालीबंगा से आपके प्रमुख जो अवशेष मिले उनसे प्रश्न बनता है सीधा, सभी से पूछा जाता है वो तो सभ्यताओं को आप सभी अच्छे से देखें और पढ़े, है ना। तो यहाँ से आपको कालीबंगा से एक तो ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। क्या मिला है, ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला है। 7 आयताकार आपको हवन कुंड देखने को मिलेंगे। हाथी दांत की कंगी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और बात करते हैं, एक पल्ली दरवाज़ा यहाँ पर है। ऊँट की अस्थियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बेलनाकार मोहरें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और इस यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक जो अपवाद है कि मंदिरों के जो अवशेष है, मंदिर नहीं है। ठीक है, तो मंदिरों के कोई भी अवशेष आपको कालीबंगा से देखने को नहीं मिले हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आहड़। तो आहड़ आपके उदयपुर ज़िले में स्थित है। आहड़ जो है आयड़ नदी पर स्थित है, किनारे पर स्थित है। और बात करें आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी, तो खोज की थी आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने अपने कालीबंगा की 1952 में, और आहड़ की हुई थी 1953 में, यानी 1 साल बाद ही। ठीक है, उत्खनन किसने किया था इसका, तो आहड़ का उत्खनन किया था आपके RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल जी ने 1956 में किया था ये, है ना। एक यहाँ से प्रश्न बनता है, ताम्रपति नगरी इसको कहते हैं, और अधाटपुर, धूलकोट, वना संस्कृति आदि उपनामों से जाना जाता है आहड़ को। ठीक है, तो ताम्रपति नगरी उपनाम इसका है। और एक प्रश्न बनता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कैसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता फिलहाल किस जिले में है, ये आपका प्रश्न है आज का। आपको बताना है कि गणेश्वर सभ्यता फिलहाल यानी वर्तमान में किस जिले में आती है। ठीक है, आंसर जरूर दीजिएगा, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में आपके स्थित है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और पिछले टेस्ट में हमने देखा था, बना था चक्रकूप को लेकर, जो कि आहड़ सभ्यता में आपके आहड़वासी जो गंदे पानी के निकास के लिए उपयोग में लाते थे, वो चक्रकूप हुआ करता था। ठीक है, बात करते हैं बैराट सभ्यता। तो बैराट सभ्यता आपके जो है पहले कहाँ आती थी, तो पहले आती थी आपके जयपुर में, है ना। लेकिन अब वर्तमान में कहाँ आती है, वर्तमान के हिसाब से देखेंगे, अब जयपुर को भूल जाइए आप, तो वर्तमान में आपके कोटपुतली बहरौड में आ चुकी है। कोटपुतली बहरौड में जो है, कोटपुतली बहरौड में आपकी ये सभ्यता जो है बैराट आ चुकी है। खोज करता थे इसके दयाराम यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी जी, है ना। चलिए इधर लिख लेते हैं दयाराम जो है खोज करता हो जाएंगे। अच्छा, खोज कब की थी, तो खोज की थी आपके 1937 में, 1937 में। ठीक है, 1937 में खोज की। उत्खनन आपके जो है, उत्खनन का कार्य किया था कैलाश नाथ जी ने। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, है ना। और साथियों कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, है ना। तो 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी आपके प्रताप के शासनकाल में। चावड़ शैली का प्रारंभ विकास मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के काल में हुआ, और इस शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का
काल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38वां। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे मंगल सिंह कछावा जी। ठीक है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो त्याग प्रथा का संबंध था आपके क्षत्रिय समाज से। ठीक है, क्षत्रिय त्याग करते थे। झालारा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। पृथ्वी सिंह ने जो है झालारा पाटन में आपके नवलखा दुर्ग की नींव रखी। नवलखा किला झालावाड़ में झालारा पाटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में अर्धनिर्मित मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 41वां प्रश्न। सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो ये आपके 1987 में लागू किया गया था साहब। कातरो आपकी फसल रोग है, यानी कि फसल में जो कातरो एक प्रकार का कीड़ा होता है जो खरीफ की फसल में फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है। तो कातरो यानी कि फसली रोग फसल का रोग है कातरो। फसल को कात रहा है, कात रहा मतलब काट रहा है। फसल के पत्तों को काटने वाला कीड़ा कातरो होता है। फसल के पत्तों को काटने वाला कीड़ा कातरो होता है साहब। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी आपके टोंक की प्रसिद्ध हो जाएगी। कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी मेरे भाई? टोंक की जो है आपके दरी प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो जालौर का जो द्वितीय आक्रमण होता है वो 1311 ईस्वी में होता है और अलाउद्दीन का द्वितीय जालौर अभियान 1311 में यानी जालौर का पतन और कानरदेव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया है, जिसमें युद्ध था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है। बिल्कुल साहब, अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है और जो कानरदेव है हमारे वो जो है जौहर करते हैं, केसरिया करते हैं, केसरिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने 45वां प्रश्न है आपका बाधो रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बाधो रंगो कला के लिए जो है आपके जयपुर जो है प्रसिद्ध है। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो चुनाई का कार्य करने वाले को चेजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेजारा या चिजारी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? चेजारा चिजारी जो है चुनाई का कार्य करने वाले व्यक्ति को आप चेजारा कह सकते हैं, चिजारी कह सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाएगी आपकी शाहपुरा स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली हो जाएगी साहब। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो निर्धारित न्यूनतम आयु आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है साहब। चलिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये आपके चिश्ती से संबंधित है। ठीक है। चलिए भाई नाम ही उसका आपको नाम से अगर याद है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं नाम पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। तो ये वही तो है, चिश्ती वही तो लगा है, सूफी सिलसिला से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गे आपके माउंट आबू में मिलते हैं। सिरोही में स्थित माउंट आबू अभ्यारण्य यानी स्थापना होती है इसकी 2008 में और जंगली मुर्गे एवं आबू एसेंस डिकिल पटेरा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया 2009 में। ठीक है। चलिए तो साथियों आज के लिए इतना ही। 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला आप देखेंगे हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। 50 प्रश्न हमने बड़े अच्छे तरीके से याद किए और अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 50 से आगे 51वां प्रश्न है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन में, कि किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। आउवा युद्ध यानी 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है। ठीक है, 5 से आपको ये याद करना है। चलिए तो साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, और आप इसी तरह टेस्ट देते रहे और अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर करते रहे। ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, और अपनी कोई राय हो तो निजी राय भी आप हमें दे सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, है ना। आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप हमसे बातें कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसी के पार्ट 2 में हम करेंगे 50 प्रश्न हम कर चुके हैं, यानी 51 प्रश्न से स्टार्ट। ठीक है, और फिर बढ़ेंगे 150वें प्रश्न की ओर। चलिए तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।